इसको अगर मैं इस प्लाज्मिड को अगर मैं यूज करना चाहती हूँ एज अ वेक्टर, इफ आई वांट टू यूज द प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, तो कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यानी कौन सी बात है जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, जिसके बिना हम इसे एज अ फैक्टर यूज ही नहीं कर सकते, वो कौन सी बात है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कौन से ऑप्शन दिए हैं। एक हमें कह रहे हैं ORI यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे जरूरी चीज है। दूसरा हमें कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, क्या सेलेक्टेबल मार्कर का होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे हमने PBr322 यूज किया था तो उसके अंदर 2 सेलेक्टेबल मार्कर थे हमारे, एक था आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक था आपका क्या कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, तो 2 थिंग्स वर देयर। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिया है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होनी जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, या चौथी चीज आपको दिया है इस साइट, उसके साइज को हम देखते हैं। तो अगर मैं इन 4 ऑप्शंस की बात करूं, ORI इज इम्पोर्टेंट, सेलेक्टेबल मार्कर इज इम्पोर्टेंट, इस रिस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्टेंट और साइज इज इम्पोर्टेंट, कौन सी चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ORI सबसे इम्पोर्टेंट चीज ORI होती है। अब जिनको कंफ्यूजन है वो सुन लीजिए, माना सारी चीजें जरूर, बट आपकी NCERT में भी लाइन लिखी है ORI यानी ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ऐसी जगह जहां से एप्लीकेशन शुरू होता है। अगर किसी में ORI साइट नहीं हुई, अगर ORI साइट नहीं हुई, जिस भी DNA के साथ ORI साइट नहीं हुई, वो DNA कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। आप प्लाज्मिड को यानी वेक्टर्स को यूज ही क्यों करना चाहते हो? आपका वेक्टर को यूज करने का पर्पस है कि हम उसके साथ जो भी कोई फॉरेन DNA लगा दें तो वो उस फॉरेन DNA का भी रेप्लिकेशन कर दे, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मेन पर्पस है कि इस फॉरेन DNA की कॉपी बननी चाहिए, ऐसा नहीं है डल जाए, डलने के बाद कॉपी भी बननी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कॉपी इसकी तब बनेगी जब जिसमें भी आप इसको डाल रहे हो उसके अंदर ORI साइट हो, ये बात आप हमेशा याद रखें। ठीक है, सो ORI इज इम्पोर्टेंट। कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब वो बच्चे बोलेंगे जो बहुत रेयर बोल रहे हैं, उनके भी आंसर्स आने चाहिए, उनको कंफ्यूजन है तो वो अपना कंफ्यूजन बताएंगे। So now listen to the next question. Your next question is a ninth question. While isolating DNA from bacteria, मैं क्या कर रही हूँ, किसी बैक्टीरिया से, देखो क्वेश्चन समझने का सिंपल फॉर्मेट होता है, आप उसको लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। So I had to isolate a DNA from a bacteria. So question है, while isolating DNA from bacteria, which of the following enzymes is not required? बैक्टीरिया से DNA निकालना है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ऐसे लिख लिया। तो मुझे अब कौन सा एंजाइम है जो नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, ये बड़ा ध्यान रखना। एग्जाम में आप रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड में बड़ी गड़बड़ कर जाते हैं। और इस साल MCQ पे ध्यान बहुत ज्यादा देना, क्योंकि इस बार के लिए एग्जाम में आपके MCQs का नंबर भी बढ़ सकता है, सुनने में आ रहा है। तो देयर कैन बी 20 की जगह 40 MCQs भी सुनने में आ रहे हैं कि मे भी पॉसिबल ऐसा हो जाए। अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। और ये मत सोचना MCQs ऐसे ही हो जाते हैं, MCQs सब प्रॉपर नॉलेज के बिना नहीं हो सकते। ठीक है, सो देखिए कौन कौन सा एंजाइम दिया है। एक दिया है आपको लाइसोजाइम, वन इज लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम जो आपको दिया है वो दिया है राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज। थर्ड एंजाइम जो आपको दिया है वो दे रखा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। और चौथा एंजाइम आपको कहा है प्रोटीएज। दीज आर द 4 एंजाइम। आपको बोल रहे हैं आपको बैक्टीरिया से DNA निकालना है, तो बैक्टीरिया से निकालने के लिए कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए बताइए। मैम डीऑक्सीराइबो को पता होगा कि मैंने आपको कराया हुआ, ये पहला ही टॉपिक था जो बायोटेक में कराया था, कि इसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए मुझे लाइसोजाइम चाहिए, इसमें से RNA हटाने के लिए मुझे राइबोन्यूक्लियेज चाहिए, इसमें से प्रोटीन हटाने के लिए मुझे प्रोटीएज चाहिए। तो मुझे जो एंजाइम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम मुझे नहीं है। इज इट क्लियर?
समझ आ गया सभी को? Yes, ओके, ma'am. so let us move to the next question. Question number 10 of the NCERT exemplar. Which of the following has popularized the PCR? PCR की बहुत मतलब पॉपुलर क्यों है PCR? अच्छी टेक्निक है, आप सब जानते हो PCR एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, यानी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं कि PCR जो टेक्निक है इसकी बहुत खास बात क्या है जो बाकी टेक्निक्स में नहीं है। तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो कह रहे हैं जो डीएनए टेम्पलेट है वो डीएनए टेम्पलेट हमें बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, इजीली अवेलेबल होता है हमारा डीएनए टेम्पलेट, इसीलिए सही है ये। ओके, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो सॉरी सिंथेटिक प्राइमर, प्राइमर्स हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं इसीलिए। उसके बाद डीएनटीपीज जो हम यूज करते हैं, आपको याद होगा लास्ट स्टेप में हम डीएनटीपीज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डालते हैं, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो डालते हैं वो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, इसीलिए ये टेक्निक फेमस है। या ये इसीलिए फेमस है क्योंकि इसके अंदर एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है। पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोग मुझे ये बताइए इसमें कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है पीसीआर के अंदर? मैम टैग पॉलीमरेज। 2-3 बच्चे जवाब दे रहे हैं, अब मैं नाम लेके पर्टिकुलर पूछने वाले। टैग पॉलीमरेज यूज होता है। और अब मुझे जो है दीक्षा बताएगी। दीक्षा मुझे बताओ, दीक्षा यादव बताओ कि टैग पॉलीमरेज किससे निकाला जाता है? दीक्षा यादव, टैग पॉलीमरेज को हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं? ये एक तरीके से रिवीजन भी है आपके चैप्टर का। नहीं आता तो नहीं बोलना है कि मैम आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं आती है ये चीज। मैम नहीं आता। गलत बात है दीक्षा, पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब आप। पवित्र बताए। बी फास्ट इनफ। मैम मैं बताऊं क्या एक बार? मैम मैं बताऊं? पवित्र जल्दी से बताओ। मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? प्रियंका, प्रियंका थर्मस एक्टिविटी, थर्मस एक्वेटिकस। ये बातें ऐसी हैं जो मैंने उसी टाइम बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद होनी चाहिए। ये बातें अभी नहीं आती अच्छे अच्छे बच्चों को, बिकॉज दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलर एंड वो इतना सीरियस नहीं ले रहे। और जितने बच्चे यहाँ पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पूछ के देखो, उनको चैप्टर बिल्कुल ऐसे आता है जैसे स्कूल में बैठ के उन्हें आता है। आता है कि नहीं आता? विवेक, यश, खुशी? हाँ मैम थोड़ा बहुत नहीं आता, मतलब जी मैम जी, यस मैम। थोड़ा बहुत ही बस नहीं आता ना, पढ़ ले। तो टैग थोड़ा बहुत पार्ट नहीं आता। इट इज अ बैक्टीरिया, तो इसी वजह से इसके अंदर जो है इसकी इंपॉर्टेंस यही है। और ये थर्मोस्टेबल है, यानी नॉर्मली एक टेम्परेचर, नॉर्मली जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है, बट ये ऐसा है जो 72 डिग्री सेल्सियस जैसे हाई टेम्परेचर जो एक्सटेंशन में चाहिए उसके ऊपर भी काम करता है। तो इसका आंसर यही है, क्योंकि ये ऐसा खास एक एंजाइम यूज कर रहा है जो नॉर्मल किसी प्रोसेस में नहीं हो रहा, इसीलिए ये जाना जाता है, इसके नाम से ये जाना जाता है। ओके, आप बताओ, जिन बच्चों ने ये पढ़ी नहीं रखा उनके क्या समझ में आएगा ये कि क्या मैम बोल रही है? 7 एमसीक्यू बराबर है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू आपका एग्जाम्पलर का है, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ। अब याद करो, जो वेक्टर वगैरह में प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते थे कि ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, क्या बताया था इसका क्या यूज है? व्हाट इज द यूज? एक लाइन में अगर सिर्फ यूज लिखना हो, व्हाट इज द यूज ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, या व्हाट इज द यूज ऑफ सिलेक्शन। अंशुल बोल रही है, अंशुल बताइए। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स। यस,
बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, और जब मैं थ्योरी में क्वेश्चन देती हूँ तो मैं इसको बोलती हूँ पूरा एक्सप्लेन भी करो। अभी सिंपल सी बात है, ये सिलेक्शन मार्कर हेल्प करते हैं टू सेलेक्ट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, यानी ये चेक करने में हेल्प करते हैं किस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और किस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक मेथड इन अ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैंने ये आरडीएनए बनाया हुआ है, यानी जिसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये डला हुआ है। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस आरडीएनए इनटू अ होस्ट सेल। ये कोई होस्ट है मेरा, एंड आई वांट कि ये इसमें डल जाए, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो मैंने उस टाइम बताया था इसको डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करो, फिर आइस पे रखो, फिर 42 डिग्री हीट शॉक दो, फिर से आइस पे रखो, ये इसमें चला जाएगा। ये बात आपको बताई थी। तो कह रहे हैं जो हीट शॉक आप देते हो, उस हीट शॉक का क्या मेन बात है, क्यों करना है वो। ऑप्शन सुनो, बाइंडिंग ऑफ डीएनए टू द सेल वॉल, वो डीएनए को सेल वॉल से जोड़ देता है। दूसरा, नो मैम। अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो ऐसा कर देता है कि जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन है वो डीएनए। मैम आपने ऑप्शन बोल दिए मैम, पता नहीं आवाज नहीं आ रही। मैम आप म्यूट हो। मैम हेलो आपकी मैम। आवाज नहीं आ रही। मैम अनम्यूट कर लो अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैम लीव हो गई। है तो दिखा रहा है मैम को। फिर से रिजॉइन हो गई मैम। म्यूट है मैम। हेलो। ओके क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो आपको क्या बोला है, क्या ये कर रहा है, आइदर इट इज अलोइंग द डीएनए टू बाइंड विद द सेल वॉल, या फिर ये जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं उनको ऐसा बना रहा है कि वो उस डीएनए को ले सकें। तीसरा ऑप्शन, अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू द ट्रांसिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोर्स बने हैं और उन पोर्स में से डीएनए को ले रहा है। या चौथा ऑप्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एक्सप्रेस हो सके उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो हम मैम इसको इसका मैम सी बैक्टीरिया। ये मैम इसका मैम सी बैक्टीरियल सेल वॉल से डीएनए निकालने का। ट्रांजिजेंट पोर्स वाला। पोर्स क्रिएट होंगे और उन पोर्स से ये अंदर जा पाएगा। सो पोर्स क्रिएट करने के लिए हम उसको हीट शॉक का ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, देन मैम योर नेक्स्ट। यस बोलो मैम, विवेक। हीट शॉक मतलब वो पोर्स बनाने के लिए या जो बैक्टीरियल सेल वॉल उसमें से डीएनए निकालने के लिए? नहीं नहीं नहीं, डालने वाला प्रोसेस चल रहा है, आरडीएनए को होस्ट में डालना है। तो बताया था ना, आइस पे रखो, फिर हीट पे रखो, फिर आइस पे रखो, तो वो वाले हीट शॉक की बात कर रहा है। अच्छा दैट इज द ओनली हीट शॉक। ठीक है, ओके। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में लाइगेज का क्या काम है, बिना ऑप्शन के बताओ, लाइगेज क्या करता है। हाँ जी, इतने सारे बैठे। क्या क्वेश्चन मैम है, एक मिनट। मैम फॉर्मेशन मैं ऑफ बताऊं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अच्छा, क्रिएट कर। मनीष से बात करना चाह रही हूँ, मनीष बताएगा मुझे। मनीष, आर यू लिसनिंग? मनीष, चल क्या रहा है वैसे, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, ये बताओ। मनीष, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? दीक्षा यादव बताएगी मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है। मैम क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
ligase. आप लोगों को ना एक और बात बता देती हूँ, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हर बच्चे को बता रही हूँ, मनीष हो चाहे कोई और स्टूडेंट हो, whenever you exit your screen from the Zoom and start using something other thing on the Zoom, other thing on the phone, either it is any Chrome वगैरह कुछ भी हो, या फिर वो आपकी मनीष, यू आर नॉट विजिबल नाउ, रिमूव कर दिए जाओगे इस तरीके की हरकतों को। तो अगर आप 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी अपनी जूम को छोड़ के बाहर ब्राउजर पे या किसी भी चीज पे आओगे, तो उस टाइम पर आपकी वीडियो बिल्कुल पॉज हो जाएगी, आप एज इट इज रुके हुए नजर आओगे, एंड इट गिव्स एन आइडिया कि आप लोग कर क्या रहे हो, आप क्लास ले रहे हो या कुछ और कर रहे हो। दिस इज फॉर मनीष स्पेशली नाउ। मनीष, यू वर नॉट टेकिंग द क्लास दैट टाइम, इज इट सो? सच बोलना अभी। Ligase act as a molecular glue, इसको glue बोलते हैं, which help to join the 2 DNA fragment। ये कोई DNA है, ये कोई DNA है, मैं इनको जोड़ना चाहती हूँ, इसको चिपकाना चाहती हूँ, तो चिपकाने के लिए लाइगेज यूज करते हैं। जैसे आप फेविक्विक यूज करते हैं ऐसे लाइगेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन सीधा सीधा मॉलिक्यूलर ग्लू का बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेट अस सी कि क्या आपको दिया हुए हैं इसमें ऑप्शन। सो ऑप्शंस गिवन है, पहला फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 डीएनए फ्रेगमेंट, तो 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आधों को पता भी नहीं होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है। आपको ये चीज पढ़ाई गई थी, जो 6th चैप्टर था उसके अंदर पढ़ाई गई थी। ये एक न्यूक्लियोटाइड है कोई, और ये कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसको फॉस्फोडाइस्टर बोलते हैं। दिस इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो कह रहे हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाता है 2 डीएनए के टुकड़ों के बीच में, ठीक है। या फिर दूसरा बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बीच में। तीसरा लाइगेशन करता है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का। प्यूरिन पायरिमिडीन आपको पता होने चाहिए, एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन है, और थायमिन और साइटोसिन आपका पायरिमिडीन है, या नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दिख भी रहा होगा, एक डीएनए का अगर कटा हुआ पार्ट है तो वो दूसरे से इसी फॉस्फेट से जुड़ेगा, एंड दिस बॉन्ड इज अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। Next question is, which of the following steps are catalyzed by tag polymerase in a PCR? देखो important है, एग्जाम्पलर में भी 2 क्वेश्चन आपको इसी एंजाइम के ऊपर दे दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो टैग पॉलीमरेज कर रहा है पीसीआर टेक्निक के अंदर। ऑप्शन गिवन है आपको, डीनेचुरेशन कर रहा है, एनलिंग कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, या तीनों काम कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, ये एक्सटेंशन कर रहा है। ऑफ कोर्स जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा 3 स्टेप होते हैं पीसीआर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule। कोई बैक्टीरियल सेल है, मान लीजिए यही है, एक बैक्टीरियल सेल है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड विद अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, यानी इसके अंदर डाल दिया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, डाल दिया गया है इसके अंदर। ये कोई बैक्टीरिया था और इस बैक्टीरिया में हमने डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ओके। देन आपको क्या कह रहा है ये, a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene। और इसमें जो ये डाला है ये किसी ह्यूमन के जीन से बनाया हुआ है, यानी ये जो जीन इसमें लगा हुआ है ये किसी ह्यूमन का जीन लगाया था। एंड ऑफ कोर्स ये पार्ट वेक्टर का था, तो वेक्टर और आरडीएनए मिला के, हम वेक्टर और ह्यूमन का जीन मिला के यानी आरडीएनए हमने इस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया है। दिस इज अ बैक्टीरिया, ओके। आगे देखो क्या कह रहा है। However, the transformed cells did not produce the desired protein, reason could be। ये जो टॉपिक अभी क्वेश्चन पूछा गया है, ये 6th चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइन करके ही आपको आंसर मिलेगा। तो आप लोगों को जिन्होंने 6th चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको इसके बारे में नॉलेज होगी। तो आपको बोला है ये बैक्टीरिया में मैंने एक ह्यूमन का जीन डाल दिया, और जैसा कि आपको पता है ह्यूमन का जीन जाता है या कोई भी जीन जाता है तो वो रेप्लिकेट करेगा, यानी डीएनए बनाएगा, डीएनए से फिर आरएनए भी बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन भी बनेगा, सबको पता है ना।
कोई भी जो डीएनए होता है उस डीएनए से डीएनए की एप्लीकेशन होती है, देन इट मेक्स आरएनए, देन इट मेक्स प्रोटीन, एंड प्रोटीन यानी कि एक्सप्रेशन। कह रहा है जब मैंने ऐसा किया तो ये जो है ये वैसा प्रोटीन नहीं बना रहा जैसा प्रोटीन नॉर्मली ह्यूमन के अंदर मिलता है। जैसा यही जीन ह्यूमन में होने पर ह्यूमन का प्रोटीन बनाता है, ऐसा ही ये यहाँ नहीं बना पा रहा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ऑप्शन, पर क्या मुझे कोई बच्चा इस बात को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर सकता है? किसी को कोई आइडिया है कि ऐसा वाला प्रोटीन क्यों नहीं बना पा रहा ये? मैम उसमें मैम मिथाइलेज है। मिथाइलेज तो नहीं है, नहीं नहीं मिथाइलेज नहीं है। मिथाइल ग्रुप तो वो उसमें ऐड करेगा, वो एक सेपरेट चीज है। और मैम कुछ? इंट्रोन होता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया पास नहीं होता। यस, एक बात आपकी ये है, जब ह्यूमन का जो आरएनए होता है ना, ह्यूमन में जब भी ह्यूमन है, ह्यूमन में डीएनए से आरएनए बना, तो जो यूकैरियोटिक आरएनए हो, आपको याद होना चाहिए, बहुत जोर दे के मैंने उस टाइम आपको कहा था कि ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सेपरेटली पूछे जाते हैं। जब ह्यूमन का डीएनए, ह्यूमन के सेल में डीएनए होता है, जब वो आरएनए बनाता है तो आरएनए में 2 टाइप के हिस्से आपको बताए गए थे, एक इंट्रोन और एक एक्सोन। ये 2 टाइप के हिस्से बताए थे, सम आर इंट्रोन्स एंड सम आर एक्सोन। और आपको बताया था मैम उस आरएनए में से, विवेक वेट, उस आरएनए में से क्या करना जरूरी होता है? उस आरएनए में से इंट्रोन्स को हटाना जरूरी है, एक्सोन्स को लगाना जरूरी है, फिर कैपिंग और टेलिंग जरूरी है, तब जाके पूरा आरएनए बनता है, फिर उससे प्रोटीन बनता है। तो जैसा प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन तो तब बनेगा ना जब उस आरएनए में से एक्सॉन हटे, यानी उसकी स्प्लाइसिंग हो पाए, उसकी कैपिंग हो पाए, उसकी टेलिंग हो पाए, जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस बोले हैं वो सब हो पाए, तब जाके प्रोटीन बनेगा। पर यहाँ क्या है, बैक्टीरिया में उस टाइम आपको बताया गया था, अगर बैक्टीरिया में आपका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब ट्रांसलेशन होता है, तो बैक्टीरिया में उसका इंट्रोन एक्सोन होता ही नहीं है, तो बैक्टीरिया के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जो ऐसे काटना पलटना कर सके, या फिर उसके अंदर कैपिंग डाल सके, टेलिंग डाल सके, स्प्लाइसिंग कर सके। ऐसा काम बैक्टीरिया में नॉर्मली नहीं होता। अब ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में डाला तो उस जीन ने तो अपना डीएनए बनाया तो वैसा ही बनाया, अपना आरएनए बनाया तो ऐसे ही वाला आरएनए बनाया। बट बैक्टीरिया ने इसको स्प्लाइसिंग की नहीं, तो क्योंकि बैक्टीरिया को आती नहीं, बैक्टीरिया ने कैपिंग भी नहीं की, क्या बैक्टीरिया ने टेलिंग भी नहीं की, बैक्टीरिया ने सीधा इस पूरे आरएनए से जैसा बना था वैसे के वैसे आरएनए से प्रोटीन बना दिया। तो उस प्रोटीन में तो बहुत सारा नॉन कोडिंग हिस्सा है, तो जैसा प्रोटीन बोला था वो तो बन ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर? विवेक आप बोलो क्या कह रहे थे? मैम वो इंट्रोन जरा एक बार थोड़ा सा। वाह, सब साफ कर रखा है, बिल्कुल मैदान साफ। 2 टाइप के थोड़ा सा आइडिया इंट्रोन्स एंड एक्सोन्स। इंट्रोन्स वो हिस्से होते हैं जो नॉन कोडिंग है, जिसका प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन हिस्सों को हटाना जरूरी है। एक्सोन्स वो हिस्से हैं जो प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन रखते हैं। ओके Is मैम, it ओके clear? ओके, आ गया, याद आ गया। हाँ हाँ। तो बैक्टीरिया में आपको पता लग गया ऐसी मशीनरी नहीं है, तो बैक्टीरिया आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। नाउ लेट अस मूव टू द ऑप्शंस। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ह्यूमन जीन्स मे हैव इंट्रोन व्हिच बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोसेस। ह्यूमन के जीन में इंट्रोन हो सकते हैं और उस इंट्रोन की प्रोसेसिंग बैक्टीरिया नहीं कर पाए। अमीनो एसिड कोडोन फॉर ह्यूमन एंड बैक्टीरिया आर डिफरेंट। या फिर जो कोडोन पढ़ाए गए हैं आपको ट्रांसलेशन में वो अलग अलग होते हैं, बैक्टीरिया में अलग होता है और ह्यूमन में अलग होता है। या फिर अब ह्यूमन प्रोटीन इज फॉर्म बट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया। ह्यूमन प्रोटीन तो बनता है इसमें आगे, पर बैक्टीरिया उस प्रोटीन को फिर तोड़ देता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इंट्रोन वाली बात है, ठीक है। अमीनो एसिड वाली बात बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यूनिवर्सल नेचर है अमीनो एसिड का। उसमें एक्सेप्शन सिर्फ कुछ प्रोटिस्टा और माइटोकॉन्ड्रिया थे, बैक्टीरिया इज नॉट एन एक्सेप्शन। ये क्वेश्चन सिर्फ जिनको 6 चैप्टर आता है उनको समझ में आया होगा। बच्चे जब डिस्कनेक्ट होंगे तो यू विल कनेक्ट विद द सेम लिंक अगेन, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट MCQ, which of the following statement does not hold true for restriction enzyme? कौन सी बात restriction enzyme के लिए ठीक नहीं है? पहला, ये एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है।
इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस होता है, ये वायरस से निकाला गया है। और चौथा ऑप्शन है ये सेम टाइप के स्टिकी एंड्स बनाता है अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल्स में। तो कौन सी बात ठीक नहीं है? वायरस मैम सी ऑप्शन। आइसोलेटेड, क्योंकि वायरस जब हम वाला उसको जब हम उसको आइसोलेट करते हैं तो बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। तो वैसे एग्जाम्पलर व्हेन यू विल स्टडी द एग्जाम्पलर यू विल फाइंड डिफरेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू। आई हैव डिस्कस द कंप्लीट एमसीक्यू क्योंकि आप लोग एमसीक्यू करते टाइम दिमाग नहीं लगाते, तो वो कैसे समझना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन जो भी हैं यू विल गो थ्रू देम योरसेल्फ, है ना। और जो भी आपके डाउट्स होंगे यू विल डिस्कस विद मी लेटर। जो अब हम नेक्स्ट कनेक्ट करेंगे उसमें मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ आज ही, बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक मैं आज ही करा रही हूँ। आप इज इट क्लियर? Yes, ठीक है। ma'am. एग्जाम्पलर को आय करना 1, 2, 3 मार्क्स सारे के सारे आप ट्राई कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर करें कि